1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना था, जिससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 30 तारीख की शाम को इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग बुलाई। जितने भी विपक्षी दल हैं इंडी ब्लॉक में जो शामिल हैं उन सबको बुलाया गया। मीटिंग में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और कहीं की इंडिया ब्लॉक में भी एक पैठ रखने वाला जो राजनीतिक दल है, वो इस बैठक में नहीं पहुंचा। यह संदेश राहुल गांधी को है। क्या संदेश है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी महज 2 सीटें बंगाल में मांग रही थी, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने वो 2 सीटें भी देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई। कहने को तो इंडी ब्लॉक था, लेकिन ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि क्या अस्तित्व फिलहाल बंगाल में बचा हुआ है। अब आने वाले साल में 2026 के शुरुआत में बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। पिछले विधानसभा के चुनाव के अगर नतीजे देखें तो बीजेपी 77 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो लगभग 213 सीटें इसमें जीती थी। लगभग 48% का वोट बैंक उसके पास था। बीजेपी के पास भी 38% से ज्यादा का वोट बैंक था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 0 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ये ताकत है कांग्रेस पार्टी की बंगाल में। लेकिन अब जिस तरीके से एक आपका मुद्दे तय करना था कि किन किन मुद्दों पर संसद में बात करनी है, उन मुद्दों को तय करने वाली मीटिंग में भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची और ममता बनर्जी ने अपने किसी सांसद को भी नहीं वहां भेजा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी खुद मौजूद रही, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। समाजवादी पार्टी से भी यहां रामगोपाल यादव मौजूद रहे और तमाम सीपीआई जो वाम दल हैं वो भी इसमें मौजूद रहे। शिवसेना यूबीटी की नेता भी यहां प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद रही और चाय बिस्किट का यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आनंद लेते हुए नजर आए। मीटिंग में बहुत ज्यादा सीरियस कुछ बात हो रही है वो दिखाई नहीं दिया और राहुल गांधी का चेहरा बता रहा है कि किस तरीके से उनका मनोबल ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से बिहार वो गंवा चुके हैं, जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वोट चोरी का और वो चल नहीं पाया, क्या उसी तरीके से असम का मुद्दा भी वो गंवाने वाले हैं। क्योंकि असम में एक तो बाबरी मस्जिद बनाने का टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान इस इंडी गठबंधन को होने वाला है। बाकी अगर फिलहाल मौजूदा वक्त में बात करें कि शीतकालीन सत्र से पहले जो रणनीति तैयार करनी थी उसमें टीएमसी नहीं पहुंची है, इससे कि विपक्षी एकता पर सवाल खड़े होते हैं और ये एकता लोकसभा चुनाव से ही मोदी को हराने के लिए जब इंडी गठबंधन बना था उससे कितनी एकता ये है वो उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में दिया ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद भवन परिसर में जो कार्यालय है उसमें उन्होंने लीडर्स की बैठक बुलाई। राहुल गांधी मौजूद रहे, रामगोपाल यादव भी इसमें मौजूद रहे, लेकिन टीएमसी पूरी तरीके से गैर हाजिर रही। पार्टी के सूत्रों की तरफ से साफ कहा गया है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है तो दिल्ली में हर बार उनके साथ मंच साझा करने का क्या मतलब है। यानी टीएमसी ने संकेत दे दिया है कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई उनकी राष्ट्रीय रणनीति को प्रभावित करेगी। अब यहां उदाहरण से समझिए, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मतलब वो मजबूरी मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया था, या फिर बयान ऐसे भी आए थे राहुल गांधी की तरफ से कि वो अब रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें अपना कैडर तैयार करना होगा, अपनी ताकत अलग करनी होगी और खुद से चुनाव में जाना होगा। नतीजा क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आई। उसके बाद आप ले लीजिए महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया जरूर, लेकिन जहां वो सरकार बनाने की स्थिति में थी, सरकार बना सकती थी, वहां वो सरकार नहीं बना पाई। हाल फिलहाल में जो बिहार के चुनाव हुए उसमें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 71 सीटें लगभग 70 सीटें लड़ी थी और 19 सीटों पर चुनाव जीता भी था। लेकिन इस बार पहले तो यह कसमकश रही कि अकेले चुनाव लड़ा जाए या गठबंधन के साथ ही तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद तेजस्वी यादव से गठबंधन होता है, सीटों का जो बंटवारा है वो आखिरी वक्त तक होता है। कांग्रेस पार्टी को 61 सीटें मिलती है। 61 सीटों में से कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाती है। इससे
पता चलता है कि फिलहाल देश में कांग्रेस पार्टी की कितनी स्वीकार्यता है, राहुल गांधी की कितनी स्वीकार्यता है, राहुल गांधी के मुद्दों को जनता कितना सीरियसली ले रही है। शायद बिहार चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है कि बंगाल का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं जाना है। और शायद यही कारण है कि टीएमसी के सूत्रों के हवाले से यह कहा गया कि अब उनसे मंच साझा करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर बात करें, कांग्रेस ने रविवार देर शाम अपनी संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में तय किया कि शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली में हालिया ब्लास्ट, चुनावी रोल मतलब एसआईआर और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी। सोनिया गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। लेकिन कांग्रेस की रणनीति कितनी प्रभावी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर पाता है या नहीं। अब एकजुटता कितनी है वो तो आप देख ही रहे हैं। ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। टीएमसी की बैठक से दूर रहना यह संकेत देता है कि विपक्ष की संयुक्त आवाज पहले ही दिन कमजोर पड़ चुकी है। बात करें इस संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार 13 बड़े विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष इन बिलों के अलावा एसआईआर, वायु प्रदूषण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा करने की तैयारी में है। लेकिन विपक्षी एकता की पहली परीक्षा में ही इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ दिखाई दिया। टीएमसी ने साफ संकेत दिया कि जहां उसके क्षेत्रीय हित प्रभावित होंगे वहां वो एकला चलो की नीति अपनाने से पीछे नहीं हटेगी और वो वहां राहुल गांधी का साथ छोड़ देगी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले राजनीतिक तापमान फिलहाल बढ़ा हुआ है। अब देखिए, ममता बनर्जी इससे पहले कहती थी कि वक्फ कानून वो अपने यहां लागू नहीं होने देंगी, लेकिन 7 महीने बाद उन्होंने इसका भी फैसला किया कि वक्फ का कानून पास होगा। बाकी बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए बंगाल में मौजूद हैं। एसआईआर का विरोध हालांकि सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा सबसे अहम रखा। एसआईआर के मुद्दे पर वो इतनी ज्यादा मुखर होकर बोलती हुई नजर नहीं आई है और फिलहाल भी कांग्रेस पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा आवाज को बुलंद करके बोल नहीं रही। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से बहुत सारी धमकियां एसआईआर के शुरू होने से पहले दी गई थी कि वो होने नहीं देंगी या फिर तमाम तरीके की धमकियां दी थी, लेकिन बाकायदा बहुत तसल्ली के साथ बंगाल में फिलहाल एसआईआर चल रहा है। ज्यादातर एसआईआर के फॉर्म्स बांट दिए गए और लगभग 22 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं जो अब तक चुनाव आयोग के पास एसआईआर की इस प्रक्रिया में वापस नहीं पहुंचे। घुसपैठ एक बड़ी समस्या बंगाल में है और कांग्रेस पार्टी जब उस मुद्दे को मुखरता से उठाती हुई नजर नहीं आ रही है तो शायद यही कारण हो सकता है कि ममता बनर्जी ने भी यह तय किया है कि कांग्रेस के साथ अब वो ताल से ताल नहीं मिलाएंगे, कदम ताल नहीं करेंगी। बाकी संसद जिस तरीके से पिछला संसद का मॉनसून सत्र हुआ था वो विपक्ष ने चलने नहीं दिया था और वो पूरा बहस की भेंट चढ़ गया था। उम्मीद है विपक्ष इस बार ऐसा नहीं करेगा और एक अच्छी बहस, अच्छे मुद्दों पर चर्चा करेगा, क्योंकि संसद का ये वक्त देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपनाई है उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।